हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। देखिए बच्चों, आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक मास्टर प्लान। जी हाँ, हम लोग एक स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि आपके एग्जाम्स में रह गए हैं 4 मंथ्स। ठीक है भाई, इंग्लिश का सिलेबस है और इंग्लिश का सिलेबस जो है वो बहुत ज्यादा क्या होता है, बहुत ज्यादा ह्यूज होता है। इतने सारे सेक्शंस होते हैं, कैसे करेंगे, कैसे हम लोग प्रिपरेशन करें कि हमारे सीधा 95 प्लस मार्क्स जो है वो आए। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले हमें मन बनाना पड़ेगा कि भाई हमें 95 प्लस नहीं बल्कि पूरे 100 मार्क्स लेकर आने हैं। जी हाँ, देखिए बच्चों के मन में ना बड़े सारे सवाल होते हैं इंग्लिश को लेके, क्या सचमुच में सब्जेक्ट में भी हमारे 100 मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है, 100 मार्क्स क्या हम लोग ला सकते हैं, क्या हम 95 प्लस ला सकते हैं अगर हमारी इंग्लिश अच्छी नहीं है। जी हाँ, कुछ बच्चे बोलते हैं ना, ये बात मैं नहीं बोल रही हूँ, लेकिन कुछ बच्चे मुझसे कहते हैं कि मैम हमारी इंग्लिश अच्छी नहीं है। इसका मतलब ये है कि हम लोग सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं कर पाते हैं, हमारी ग्रामर अप टू द मार्क नहीं है, तो हम लोग कैसे लेकर आएंगे मार्क्स। चलिए आज इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखो बच्चों, आज आते हैं हम लोग आपके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में। आपका सेक्शन ए है 20 मार्क्स का, फिर सेक्शन बी 20 मार्क्स का, और उसके बाद आ जाता है आपका सेक्शन सी। आज मैं आपको बताऊंगी कि आपको सेक्शन वाइज प्रिपरेशन कैसे करनी है। ठीक है, सेक्शन ए को हम लोग कैसे करें कि हमारे फुल मार्क्स आए। जी हाँ, फ्री के नंबर बोलते हैं ना सेक्शन ए को, तो ये फ्री के नंबर लेने कैसे हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर सेक्शन बी, बड़ा डर लगता है सेक्शन बी से, राइटिंग स्किल्स हैं, लेटर्स हैं, एनालिटिकल पैराग्राफ है, कैसे लाएंगे उसमें मार्क्स। मैम आप तो फुल बोल रहे हो, फुल कैसे लेकर आएंगे। चलिए इसी के ऊपर बातें करेंगे। और फिर आता है हमारा फेवरेट सेक्शन सी। जी हाँ, सेक्शन सी की डिस्कशन करेंगे। पहले तो मैं आपको एक बात बता देती हूं, अगर आप लोग 95 प्लस लेकर आना चाहते हैं तो आपकी सबसे पहली स्ट्रैटेजी क्या होगी कि हमें कौन सा सेक्शन पहले करना है। ठीक है, कौन सा सेक्शन पहले करना है। देखिए बच्चों, सेक्शन सी को आप पहले अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है, क्योंकि जो सेक्शन सी है वो बहुत ज्यादा स्कोरिंग होता है। जी हाँ, सेक्शन सी स्कोरिंग होता है क्योंकि ये चैप्टर्स हैं, इसमें आपका जो 2 बुक्स हैं आपकी, फर्स्ट फ्लाइट, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, उसके जितने भी चैप्टर्स हैं, पोएम्स हैं, हम लोग शुरू से पढ़ रहे हैं, जब से हमारी क्लासेस स्टार्ट हुई हैं हम लोग जो है पढ़ रहे हैं, स्कूल में और बाकी भी क्लासेस में हम लोग जो है वो पढ़ रहे हैं। तो हमारा जो है ना ये हमें आता है, तो ये हम लोग करेंगे। फिर हम लोग करेंगे सेक्शन बी। जी हाँ, आपको सेक्शन बी अटेम्प्ट करना है क्योंकि सेक्शन बी में क्या होता है, सेक्शन बी राइटिंग स्किल्स। ठीक है जी, राइटिंग स्किल्स होती हैं, राइटिंग स्किल्स में टाइम ज्यादा लगता है तो टाइम कंज्यूम होगा। फिर आप सेक्शन बी करिए और उसके बाद आप फ्री के नंबर बटोरिए। जी हाँ, फिर आपको करना है आपका सेक्शन सी। तो यू हैव टू गो लाइक दिस 3, 2, 1। ठीक है, 3, 2, 1 फॉर्मूला आपको याद रखना है। सेक्शन ए जो है वो आप एंड में करेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग अपने सेक्शन ए के पास। ठीक है, सेक्शन ए कैसे करेंगे। अब आती है मेन बात। मेन बात ये कि हम लोग इंग्लिश को कितनी बार करें। देखो भाई, सच की बात कर लेते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई बच्चों आपको ना हर रोज इंग्लिश को 1 घंटा देना है, प्रैक्टिकल नहीं है। ठीक है, बिल्कुल गलत हो जाएगा आपके लिए क्योंकि आपके पास इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं और ये बात आपको माननी पड़ेगी कि हम इंग्लिश को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसीडर नहीं करते। पर बच्चों थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट आपको कंसीडर करना पड़ेगा इंग्लिश को, क्योंकि अगर आपके मार्क्स इंग्लिश में कम हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी परसेंटेज जो है वो इफेक्ट होगी। तो सबसे पहले आपको इंग्लिश पर भी फोकस करना है। अब कितना टाइम दें हम इंग्लिश को, तो मैं आपको बता देती हूं कि इंग्लिश को आप अपने वीक में 3 डेज दीजिए, डेली करने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, सिर्फ 3 डेज दीजिए, संडे इंक्लूड कर लीजिए अपना। ठीक है, संडे कर लिया आपने, एक ट्यूसडे कर लो और एक फ्राइडे कर लो, जैसा भी जो भी आपको सूट करता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर ओन टाइम टेबल आप 3 दिन देंगे और 3 दिन में हर रोज, मतलब हर रोज नहीं, हर दिन आपने 1.5 घंटा देना है। ठीक है, 3 दिन यानी 3 दिन में आपने 1.5 घंटा भी आपने दे दिया वीक में, दैट इज सफिशिएंट। ठीक है, और कैसे करना है, क्या करना है, क्या हम सिर्फ सेक्शन सी करेंगे, क्या हम सिर्फ चैप्टर्स याद करेंगे, क्या हम सिर्फ पोएम्स करेंगे। जी नहीं, हम लोग इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे काम को। ठीक है, चलिए सेक्शन ए पे आ जाते हैं। सेक्शन ए में आपके लिखे हैं भाई 20 मार्क्स हैं, 2 आपको पैसेजेस आएंगे 10-10 नंबर के। अब भाई 2 पैसेजेस आएंगे, आपने कहा फ्री के नंबर है, बट मैं आपको एक बात बता देती हूं, सीबीएसई ने अब एक रूल बनाया है कि बच्चों आप एज इट इज नहीं लिख सकते हो आंसर को। पहले बड़ा आसान था, भैया आपने क्या किया,
क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन अपना पैसेज में आंसर ढूंढा और एज इट इज लिख दिया। अब हम ऐसा नहीं कर सकते बच्चों। अब सीबीएसई ने बोला है कि आपको अपनी लैंग्वेज को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा सा लैंग्वेज को मोल्ड करना पड़ेगा, थोड़ा सा क्वेश्चन से लेंगे और उसके बाद ये एज बिकॉज जो है वो लगाएंगे। सेकंड, अगर आपका पैराग्राफ सेकंड पर्सन में है, जी हाँ, कई बार ऐसा होता है कि आपको एक सजेस्टिव पैराग्राफ दे देते हैं। कोई पैराग्राफ है जो आपको कोई इंपॉर्टेंस बता रहा है, फॉर एग्जांपल पावर फूड्स की इंपॉर्टेंस बता रहा है और आपको बोल रहा है दैट यू शुड डू दिस, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप आंसर लिखेंगे फर्स्ट पर्सन में। आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल, ठीक है, कि आपको ऐसे करना है, आपको आंसर्स को मोल्ड करना पड़ेगा। तो बच्चों वो कैसे होगा? वो होगा प्रैक्टिस करके। जी हाँ, आज तक बहुत कम ऐसे बच्चे हैं जो मतलब प्रैक्टिस करते हैं सेक्शन ए की। हम लोग ये गलती कर लेते हैं, सेक्शन ए की प्रैक्टिस नहीं करते। हम लोग सोचते हैं फ्री के नंबर है, ऐसे बटोर लेंगे। एक बच्चा है ना, एवरेज अगर मैं बात करूं, एक बच्चा एवरेज अपनी लाइफ में जो है कॉम्प्रिहेंशन पैसेज साल में सिर्फ 2 या 3 बार करता है। कब? पेपर वाले दिन। जी हाँ, पेपर वाले दिन करते हैं। वो आपने गलती नहीं रिपीट करनी है, बोर्ड एग्जाम्स हैं आपके। आपने क्या करना है? प्रैक्टिस 1 पैसेज इन अ वीक। एक पैसेज में एक टाइप का, पहली टाइप का डिस्कर्सिव पैसेज आपने डिस्कस करना है, मतलब प्रैक्टिस करना है। दूसरा, आपने केस बेस्ड, जो आपका केस बेस्ड है पैराग्राफ, जिसमें आपका क्या क्या आ सकता है भाई, स्टैटिस्टिकल डेटा, जो चार्ट रिलेटेड जो है आपका आ सकता है, उसकी प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो एक वीक में एक बार करनी है। कितनी हो गई? आपके मंथ में एटलीस्ट 4 हो गए, मंथ में 4 हो गए, 2 ये वाले और 2 ये वाले। क्या प्रैक्टिस करना है? ये प्रैक्टिस करना है कि आंसर को थोड़ा सा मोल्ड करके लिखना है, और साथ में अगर जो पैराग्राफ सेकंड पर्सन में है तो उसको आपने फर्स्ट पर्सन में जो है वो करना है। ठीक है भाई, और बहुत सारी ऐसी वीडियोस हैं जिसमें आपको और बताया जाता है कि किस तरह से आपको इसको मास्टर करना है। जी हाँ, हर एक स्किल को मास्टर करिए। सेक्शन ए के साथ बेटा पता है क्या होता है, जो इंग्लिश का एग्जाम होता है ना वो बहुत लेंदी होता है, तो आपका क्या फोकस होना चाहिए कि आप सेक्शन ए फटाफट करें। सही बहुत सारे बच्चे कर लेते हैं। जी हाँ, अगर मैं 95 प्लस वाले बच्चों की बात करूं जो चाहते हैं हमारे 95 प्लस आए, तो क्या करना है आपको? 100 का तो कम से कम टारगेट रखना पड़ेगा। 100 का मतलब हमें पूरे नंबर लाने हैं, यानी कि एक भी हमारा बचना नहीं चाहिए। जी हाँ, तो फटाफट करना है। तो कैसे करेंगे? प्रैक्टिस से। जी हाँ, अगर आप पहले 10 मिनट लगाते थे सेक्शन ए को करने में, तो अब आपको सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट लगेंगे अगर आप प्रैक्टिस जो है उसकी करते जाएंगे। हो गया आपका सेक्शन ए सॉर्टेड। चलिए आगे चलते हैं सेक्शन बी की तरफ। जी हाँ, सेक्शन बी में आती है सबसे पहले आपकी ग्रामर, टेंसेस, मोडाल, सब्जेक्ट, वर्ब, कॉनकॉर्ड, रिपोर्टेड स्पीच। जी हाँ, ये आपका कमांड, रिक्वेस्ट, स्टेटमेंट, क्वेश्चन, डिटर्मिनर्स, इतनी सारी चीजें, नाम पढ़ के डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। पहले तो अपने कंसेप्ट्स को थोड़ा सा क्लियर कर लो। जी हाँ, कंसेप्ट क्लियर करने हैं कैसे? जो भी आपकी फेवरेट वीडियो, अगर आप हमसे पढ़ना चाहते हैं वेल एंड गुड, ठीक है, लेकिन आप कहीं और वीडियो देखकर जिसकी भी आपको समझ में आए बेटा, जिसकी भी आपको समझ में आती है ना, क्विकली समझ में आती है, वो वाली आप देखो। सबसे पहले आपको इनके कंसेप्ट क्लियर करने हैं। ठीक है, टेंसेस के कंसेप्ट क्लियर करने हैं। टेंसेस को थोड़ा सा ध्यान से भी करना है। ठीक है, ये मैं बाद में आपको बताऊंगी कि टेंसेस को आपको ध्यान से क्यों करना है। ठीक है, क्या रोल है टेंसेस का हमारी लाइफ में। ये नहीं कि भाई आपको सिर्फ ये ध्यान नहीं रखना कि सही भाई हमारा 5-10 नंबर का जो है वो पेपर में आता है इसीलिए हमें करना है। टेंसेस के और भी बहुत यूजेस हैं दैट आई विल टेल यू लेटर, बट आपको क्या प्रैक्टिस करना है? गैप फिलिंग, एडिटिंग, ये जो एडिटिंग ओमिटिंग के जो आपको आते हैं, ठीक है, एडिटिंग के क्वेश्चंस आपको आते हैं, वो वाले प्रैक्टिस करने हैं। ट्रांसफॉर्मेशन की एक्सरसाइजेज, ये आपको प्रैक्टिस करनी है। जी हाँ, मैंने आपको बताया ना, वीक में कितने दिन देने हैं? 3 दिन, 1.5 घंटा देना है। 1.5 घंटे में आराम से हो जाएगा। आप कॉम्प्रिहेंशन पैसेज करोगे ना, उसमें आपको मात्र 10-15 मिनट लगते हैं। जैसे जैसे करते जाओगे तो कम कम टाइम लगता जाएगा। और इन्हें भी प्रैक्टिस करने में अपना कितना टाइम देना है? कितना? 20 मिनट्स। जी हाँ, 20 मिनट्स इसको दीजिए, डेडिकेट करो इसके लिए। ठीक है जी, फिर उसके बाद आते हैं आपके क्रिएटिव स्किल्स। जी हाँ बच्चों, क्रिएटिव स्किल्स में क्या है? आपका फॉर्मल लेटर आएगा, एनालिटिकल पैराग्राफ आएगा। कैसे करना है? चलिए बच्चों, एक चीज बताती हूं आपको। अगर मैं आपसे कहूं कि आपको लेटर्स को याद करना है, आपको लेटर्स को मगअप करना है, तो आप मुझसे कहोगे कि मैम आप ये क्या कह रहे हो? हम तो बचपन से ये सुनते आ रहे हैं, हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स ने हमें हमेशा ये बात कही है कि आपको अपनी खुद की लैंग्वेज में लिखना चाहिए। बोलते हैं ना पेरेंट्स। लेकिन बच्चों, मैं आपको एक बात बताती हूँ, आपकी खुद की लैंग्वेज बनेगी कैसे अगर आपके पास एक अच्छी वोकैबुलरी नहीं होगी?
जी हाँ बच्चों, ये सच्चाई है, ये सच्चाई है जिसे हम लोग ना एक्चुअली में कभी समझना नहीं चाहते। हम लोग कभी नहीं जानना चाहते इस चीज को कि बेटा आपको लर्न भी करना पड़ सकता है, जी हाँ, राइटिंग स्किल्स को। एक बच्चे को, एक एवरेज बच्चे को अपनी स्टूडेंट लाइफ में कम से कम 5 या 6 लेटर्स याद होने चाहिए, 5 या 6 एसेज याद होने चाहिए, 5 से 6 पैराग्राफ याद होने चाहिए, डायरी एंट्रीज याद होनी चाहिए। आपके पास ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। आपको लेटर राइटिंग, फॉर्मल लेटर्स याद करने हैं आपको। कितने तरीके के? 5 या 6 तरीके के, 5 या 6 तरीके के आपको याद करने पड़ेंगे। हर टाइप का एक लेटर याद करो। मैं इसलिए नहीं कह रही हूं कि आप एज इट इज जाके लिख दोगे, और जरूरी नहीं है कि जो आपने याद किया है वही आपके एग्जाम में आ जाएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा, ऑब्वियसली नहीं आएगा। अगर आ गया तो आप बहुत लकी हो, लेकिन आपके पास एक अच्छी सी वोकैबुलरी होगी, आपके पास होगी एक अच्छी सी स्टार्टिंग, आपके पास होगी एक अच्छी सी एंडिंग। और फॉर्मेट, भाई स्वेयर इट कि आप फॉर्मेट को भाई बाय हार्ट कर लोगे, ठीक है, बाय हार्ट कर लेना है। फॉर्मेट अगर अच्छा लिख दिया तो मतलब अच्छे मार्क्स तो आ ही गए। बस बॉडी कैसे करनी है मैंने आपको बता दिया, लर्न करो, वोकैबुलरी बना लो अपनी। फिर है आपका एनालिटिकल पैराग्राफ। एनालिटिकल पैराग्राफ की भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है जी। वीक में एक जो है वो कर लो, वीक में एक दिन आपने एनालिटिकल पैराग्राफ करना है, एक दिन आपने फॉर्मल लेटर करना है, जी हाँ। तो आपके मंथ में कितने हो गए? 2 लेटर्स हो गए और 2 एनालिटिकल पैराग्राफ्स हो गए, ठीक है, सॉर्टेड है भाई। 4 महीने हैं, 8 लेटर्स हो जाएंगे। मैंने तो 5-6 करने के लिए बोले थे, आपको तो 8 हो जाएंगे। जी हाँ, प्रैक्टिस करिए। देखिए, जो भी आपको अच्छा लगता है, जैसे मैंने आपको कहा, जहां से भी आपको कंटेंट पसंद आता है, वो आपकी स्कूल की टीचर ने आपको दिया है या फिर हम लोगों ने आपको प्रोवाइड किया है, जी हाँ, फिजिक्स वाला से आपको मिल रहा है, तो आप वो कंटेंट उठाइए और उसको मास्टर कर लीजिए। चलिए, सेक्शन बी सॉर्टेड हो गया हमारा। जी हाँ, अब आते हैं हम लोग सेक्शन सी में। सेक्शन सी, जी हाँ, हमारा फेवरेट सेक्शन सी, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट और फर्स्ट फ्लाइट। सबसे पहले आता है जी आपका रेफरेंस टू कंटेक्स्ट, पोएम्स। पोएम्स कैसे करेंगे मैम? पोएम्स बहुत सिंपल है, आपकी छोटी छोटी सी पोएम्स हैं। छोटी छोटी पोएम्स के एक एक वर्ड मीनिंग आपको याद होना चाहिए, एक एक लाइन का एक्सप्लेनेशन याद होना चाहिए, उनके ऑथर्स, इनके पोएट्स आपको याद होने चाहिए। बाय हार्ट कर लीजिए आप इन सब चीज़ों को। पोएम का जो एनालिटिकल, जो उसको एनालाइज किया है, एनालिटिकल जो उसकी रीडिंग्स हुई हैं, वो सब जो है आपने रीड करना है। जी हाँ, पोएम्स जो है ना, उसके 2 मीनिंग्स होते हैं, आपको पता है ना, हर एक पोएम के 2 मीनिंग होते हैं, एक लिटरल और एक आपका मेटाफोरिक, ठीक है। एक लिटरल होता है और एक फिगरेटिव मीनिंग होता है। फिगरेटिव बोलो उसको, या फिर आप उसको मेटाफोरिक मीनिंग बोलो। लिटरल पैराग्राफ, सबसे पहले तो लिटरल मीनिंग जानो कि इसका ट्रांसलेशन क्या है, फिर मेटाफोरिक मीनिंग, यानी कि इसके पीछे जो फीलिंग्स छुपी हुई हैं वो क्या है। डस्ट ऑफ स्नो है, फायर एंड आइस है, भाई उसका मीनिंग तो हमें समझ में आ गया, लेकिन इसके पीछे क्या मीनिंग है वो भी आपको आना चाहिए। वर्ड मीनिंग, एक भी ऐसा वर्ड नहीं है जिसका मीनिंग आपको नहीं आना चाहिए। अगर आपने एक आधा मीनिंग आपको आपके प्रोज का नहीं भी पता, चैप्टर्स का नहीं भी पता, तो चल जाएगा, लेकिन मेरे बच्चों, पोएम का एक एक चीज आपको याद होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आरटीसी आएगा आपको, रेफरेंस टू कंटेक्स्ट। रेफरेंस टू कंटेक्स्ट में आपको क्वेश्चंस आएंगे, पोएटिक डिवाइसेस आएंगे। जी हाँ बच्चों, पोएटिक डिवाइसेस को बहुत अच्छे से करना है। अगर आपने मेरी वीडियोस देखी हैं जहां मैंने आपको पोएम्स पढ़ाई हैं, या आपने और भी किसी टीचर की देखी हैं, देखो पोएटिक डिवाइसेस को ना आपने अच्छे से मास्टर कर लेना है, ठीक है। पोएटिक डिवाइसेस हमने आपको बहुत अच्छे से करवाए हैं। पोएटिक डिवाइसेस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए, वो आएंगे ही आएंगे। ये भी आपके लिए एक एड ऑन है, ठीक है, ये भी फ्री का नंबर हो गया एक तरह से, ठीक है। शॉर्ट एंड वेरी लॉन्ग आंसर्स, ये कैसे बनाने हैं? जी हाँ, इन्हें हम कैसे बनाएंगे? याद करने के लिए बैठ जाएं क्या? ठीक है, बताऊंगी कैसे करना है। पहले समझ में आ गया ना भाई क्या करना है? पोइट्री पे ध्यान देना है, सबसे पहले पोइट्री पे ध्यान देना है, ऑथर्स के नाम पे ध्यान देना है, पोएट्स के नाम पे ध्यान देना है, और साथ ही साथ पोएटिक डिवाइसेस पर भी आपको फोकस करना है। चलिए बच्चों, अब आते हैं आपकी स्ट्रैटेजी पर। स्ट्रैटेजी क्या करेंगे हम लोग फॉलो? मैंने आपको बताया ना, एंड में मैं आपको बताऊंगी कि आपको आंसर कैसे लिखने हैं। चलिए पहले थोड़ी सी स्ट्रैटेजी को हम लोग जान लेते हैं, स्टेप वाइज जो है हम चीजों पर पहुंचते हैं। इंप्रूव योर रीडिंग हैबिट। जी हाँ, सेक्शन ए को करने के लिए, सेक्शन ए को अगर आपको मास्टर करना है, मैंने आपसे बोला 100 नंबर भी आ सकते हैं। जी हाँ, 100 नंबर भी आ सकते हैं। कैसे आएंगे? गो थ्रू न्यूज़पेपर्स एंड स्टोरी बुक्स फॉर हाफ एन आवर एटलीस्ट थ्राइस अ वीक। मैंने आपको क्या बोला?
हफ्ते में आप, महीने में आपको 4 दिन देने हैं। यहाँ थ्राइस अ वीक लिखा है ना, आप थ्राइस अ मंथ समझ लीजिए इसको, ठीक है। आपके पास टाइम नहीं है, अब 4 महीने है ना, मैंने सॉरी यहाँ वीक है लेकिन मंथ, थ्राइस अ मंथ या 4 टाइम्स अ मंथ। इंग्लिश जो है, इंग्लिश कैसा सब्जेक्ट है, इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे करने के बाद ना हमारा माइंड रिलैक्स हो जाता है। हम इंग्लिश कब कब करते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स कर लिया, बहुत ज़्यादा थक गए हैं, ठीक है जी, अब कुछ रिलैक्स करना है, अब कुछ कहानियाँ वहानियाँ सुनने का मन कर रहा है। भाई स्टोरी बुक तो पढ़ो ही पढ़ो, अगर आपके पास कोई स्टोरी बुक है आप स्टोरी बुक को रीड करो, न्यूज़पेपर को रीड करो। कितना टाइम देना आपने, आधा घंटा भी नहीं, 15-20 मिनट दीजिए। जी हाँ, 15-20 मिनट दीजिए, चाहे वो हफ्ते में दीजिए, अगर आप डेली देना चाहते हैं तो दैट इज वेल एंड गुड, ठीक है। ये चीज़ अगर आपने कर ली तो इससे फायदा क्या होगा, पहले तो भैया फर्स्ट फ्लाइट और फुटप्रिंट्स विदाउट फीट पढ़ेंगे आप लोग, फिर आपके पास अगर कोई स्टोरी बुक है तो आप लोग रीड करेंगे। In the exam hall, always read the questions before going through the unseen passages so that you can keep hunting on the answers while reading them. ये आपका सेक्शन ए का जो है ना, ये आपकी स्ट्रैटेजी है सेक्शन ए को कैसे फॉलो करना है। पर आपको पता है सेक्शन ए को हम लोग कैसे अच्छे से कर सकते हैं, अगर हमें हमारी रीडिंग स्किल बहुत बेटर हो। जब हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जब हम स्टोरी पढ़ते हैं, तो हमारे मन में एक एनालिटिकल थिंकिंग का, एक क्रिटिकल थिंकिंग जो है ना हमारे मन में घूमने लगती है, ठीक है। हमारी रीडिंग स्किल जो है वो इंप्रूव हो जाती है। एक बार आपकी रीडिंग स्किल इंप्रूव हो गई तो डेफिनेटली आपका सेक्शन ए इंप्रूव हो जाता है। जी हाँ, आपकी रीडिंग की हैबिट बढ़ जाती है। एग्जाम में हमें पता चल जाता है कि हमें कैसे फटाफट से रीड करना है, ठीक है। कई बार हमारी रीडिंग स्किल ही बेटर नहीं होती, तो ये बेटर हो जाएगा। साथ ही क्या लिखा है, अनसीन पैसेज को कैसे सॉल्व करना है, मैंने आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताई हैं वीडियो में, ठीक है, पढ़ाया हुआ है, और भी बहुत सारे टीचर्स हैं जो आपको पढ़ाते हैं। क्या करना है, पहले क्वेश्चंस को पढ़ना है। जी हाँ, पहले क्वेश्चंस को पढ़ना है, आपने पहले क्वेश्चंस पढ़ने हैं, देन यू हैव टू रीड द कॉम्प्रीहेंशन पैसेज, ठीक है। जो कॉम्प्रीहेंशन पैसेज है ना, उसको आपने सिर्फ रीड नहीं करना, सिर्फ स्किमिंग करनी है उसकी, ठीक है। यू हैव टू इन्फर द मीनिंग। जी हाँ, इन्फर करना है आपने मीनिंग को। पहले आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, देखो जनरली जो क्वेश्चंस होते हैं वो एक लॉजिकल सीक्वेंस में होते हैं। आपने पहला क्वेश्चन पढ़ा, पहले क्वेश्चन के बाद आप जो पहले क्वेश्चन का आंसर है ना वो आपका ज्यादातर फर्स्ट या सेकंड पैराग्राफ में होता है, और कॉन्सिक्यूटिवली आप जैसे नीचे नीचे जाते रहते हैं आपका पैराग्राफ में ऐसे ये सिक्वेंशियल ऑर्डर में जो है आपके आंसर्स होते हैं। तो कभी भी पैराग्राफ मत पढ़िए, पहले क्वेश्चंस को पढ़िए, उन क्वेश्चंस के आंसर को पैराग्राफ में ढूंढिए, ठीक है। दूसरा, अगर आपको पैराग्राफ नहीं समझ में आ रहा, यू जस्ट हैव टू इन्फर द मीनिंग, अंदाजा। इन्फर मतलब आपको अंदाजा लगाना है, पैराग्राफ को देख के डरना नहीं है। जी हाँ, आपको घबराना नहीं है। भाई बहुत डिफिकल्ट पैराग्राफ है, बहुत सारे इसमें डिफिकल्ट वर्ड्स दिए हुए हैं, हमें तो एक वर्ड पल्ले नहीं पड़ रहा, क्या करेंगे हम लोग, घबराओ मत। सिर्फ घबराना नहीं है, क्या करना है, हमें तो सिर्फ अंदाजा लगाना है, हिंट्स ढूंढने हैं, ठीक है। क्या करना है, आंसर नहीं ढूंढना है, हिंट ढूंढना है, क्योंकि हमें पता है सीबीएसई ने कहा है टेपना नहीं है आंसर, हमें हिंट लेकर अच्छे से एक आंसर बनाना है। क्लियर हो गया आपका सेक्शन है, ठीक है। ऑलरेडी क्लियर कर दिया था लेकिन इससे और क्लियर हो जाएगा। एनहांस योर राइटिंग स्किल्स। जी हाँ, राइटिंग स्किल्स का मैंने तो आपको बता ही दिया है। राइटिंग स्किल्स में हमें क्या करना है, याद करना पड़ेगा। जी हाँ, अच्छी वोकैबुलरी बनानी पड़ेगी। फॉर्मेट तो रटना ही है, ठीक है, लिखा है ना, रिवाइज द फॉर्मेट्स रियली वेल कीपिंग इन माइंड द टाइम लिमिट। टाइम लिमिट का ध्यान रखना है। प्रैक्टिस करने से क्या होता है, टाइम लिमिट की फटाफट से हो जाए, और दूसरा फॉर्मेट, और तीसरा क्या है, मेक श्योर दैट यू कीप द वर्ड लिमिट इन माइंड ड्यूरिंग द प्रैक्टिस सेशंस। वर्ड लिमिट, जी हाँ, वर्ड लिमिट की अगर मैं बात करूं तो हर एक सब्जेक्ट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हर एक सब्जेक्ट में वर्ड लिमिट का ध्यान आपको रखना होता है। इंग्लिश में ये फायदा होता है कि वर्ड लिमिट आपको ब्रैकेट में लिख के भी दिया होता है। वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है। वर्ड लिमिट को आपने ना ही प्रिसीड करना है, ना एक्सीड करना है, ना ही वर्ड लिमिट से कम लिखना है, ना ही उससे ज्यादा लिखना है। आपने याद करने वाला तो मैंने आपको बता ही दिया है कि एक एप्ट एंडिंग, एक एप्ट स्टार्टिंग और एक बढ़िया सी बॉडी के लिए अच्छे अच्छे वोकैबुलरी के वर्ड्स। चलिए, स्ट्रैटेजी थर्ड, मेमोराइज इंपॉर्टेंट कोट्स एंड नेम्स। जैसे मैंने आपको बताया कि सेक्शन सी को हम अच्छे से कैसे करेंगे, ठीक है, यानी कि लिटरेचर पोर्शन को हम कैसे करेंगे। पोएम्स का एज आई टोल्ड यू, पोएम्स में मैंने आपको बताया याद करनी पड़ेंगी, ठीक है, वर्ड मीनिंग सारे सब चीजें, एनालिटिकल थिंकिंग, मेटाफोरिक मीनिंग आपको करना है। Quoting lines from the poems, plays or proses in your syllabus in your answer sheet will definitely fetch you better marks. Yes, quoting lines from the poems and plays and chapters, यानी कि जो आपका चैप्टर के बीच में क्या करना है, चैप्टर लेना है,
हर एक चैप्टर को पढ़ना है, देखना है कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ, लेटर टू गॉड है। लेटर टू गॉड में जो पोस्ट मास्टर है, पोस्ट मास्टर को एक्सप्लेन किया गया कि ही वॉज अ वेरी फैट एंड एमिएबल पर्सन। भाई इस लाइन को याद कर लो कि वो बहुत फैट एंड एमिएबल था। जब उसने पहली बार लेटर को देखा, ठीक है, उसका क्या रिएक्शन था, ठीक है, क्या रिएक्शन था, बाद में उसने क्या किया। ये जो लाइंस है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइंस है, ठीक है। अब जब लेंचो है, लेंचो के फार्म में जब ऐसे हो गया, ठीक है, जो है हेल स्टॉर्म आ गया, तो हेल स्टॉर्म के बाद उसको कैसा फील हुआ, उसने क्या क्या बातें बोली, ये इंपॉर्टेंट कोट्स हैं, ठीक है। ये उसके कैरेक्टर को भी एक्सप्लेन करती हैं, कि उसके कैरेक्टर स्केच को भी बताती हैं कि वो किस तरह का पर्सन था, वो बहुत ही सिंपल पर्सन था। तो ये चीजें जो है आपको याद होनी चाहिए। अगर आप बुक में से कुछ कोटेशंस को उठाएंगे, कोटेशंस यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस को उठाएंगे, डेफिनेटली आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। जी हाँ, आपके अच्छे मार्क्स आने से आपको कोई रोक नहीं सकता। Moreover, it is very important to remember the names of authors for your English exam. Going wrong can prove to be disastrous. Yes, obviously. अगर गलत पोएम का या पोएट का या ऑथर का नाम आपने गलत लिख दिया तो ऑब्वियसली ये डिजास्टर्स हो सकता है और बहुत गलत इंप्रेशन आपका जाएगा। तो आपको ये याद होने चाहिए, ठीक है। टीचर आपका पेपर चेक कर रहा है, उसकी ज़रा थॉट प्रोसेस आप सोच सकते हैं कि अगर आपने पोएट का ही नाम गलत लिखा है तो वो सोचेंगे कि नहीं बच्चा सीरियस नहीं है, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए। नाउ सॉल्व द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। बच्चों ये वाला जो मंत्रा है ना, दिस इज द मंत्रा फॉर सक्सेस, ठीक है। वो हर पेपर, हर एग्जाम, हर सब्जेक्ट का आपको ये चीज याद रखनी है कि आपको उसका क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। और कितना करना है, 3 आवर लिमिट, आपकी 3 आवर लिमिट है, 3 आवर लिमिट में हो जाना चाहिए। ये कब करना है आपने, ये आपने करना है एक बार आपकी प्रिपरेशन हो गई, वंस यू आर प्रिपेयर्ड। एक तो वैसे प्रिपरेशन से पहले भी देना चाहिए पेपर, मेरा तो ये मानना है कि अभी ना अभी भी आप एक बार एक पेपर देके देखो कि भाई मैं कहाँ पे स्टैंड करता हूँ या करती हूँ, कि मुझे कहाँ पर मेरे एरियाज है, जहाँ मुझे एरियाज ऑफ वीकनेस मुझे पता चल जाए। उसके बाद बच्चों आपने पेपर देते जाने हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं करते। अरे मैम मेरा वो वाला चैप्टर तो हुआ ही नहीं, वो वाली पोएम तो हुई नहीं, हमारी तो स्कूल की टीचर ने सिलेबस कंप्लीट नहीं कराया, जो मैं जहाँ पढ़ता हूँ ना टीचर से, ट्यूशन टीचर से, वो दीदी ने तो अभी करवाया ही नहीं है। नो, डोंट थिंक अबाउट इट। कहीं ना कहीं तो आपने पढ़ाई है, कभी ना कभी तो आपने पढ़ाई है। अपने आप को देखने के लिए कि आप किस लेवल पे हो, कितना % आपको आता है, यू हैव टू सॉल्व द पेपर्स। स्टार्ट सॉल्विंग द पेपर्स राइट अवे। अभी तो आप एक करिए ही, उसके बाद अपनी थोड़ी सी प्रिपरेशन करने के बाद देन अगेन स्टार्ट सॉल्विंग द पेपर्स विद अ 3 आवर लिमिट। नाउ फोकस ऑन दीज एरियाज एंड इंप्रूव ऑन देम थ्रू रेगुलर प्रैक्टिस। ऑब्वियसली एक बार आपको पता चल जाता है कि आप कौन से एरिया में लैग कर रहे हैं, उसको इंप्रूव करने के लिए चले जाइए, ठीक है भाई। आगे अब आता है सवाल। जी हाँ, अब आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट 2 सवाल। जी हाँ, ये है उन बच्चों के लिए जो कहते हैं कि भाई हम लोग तो ना अच्छी नहीं है हमारी इंग्लिश, हम लोग सेंटेंसेस फॉर्म नहीं कर पाते। मैंने आपको 3 बातों के सवाल, जो 3 सवालों के जवाब जो है मैंने आपको नहीं दिए। सबसे पहला कि टेंसेस करने क्यों जरूरी है, उसका जवाब मैं आपको दूंगी। दूसरा, अगर आपको सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं आता तो आप कैसे कर सकते हैं। तीसरा, सेक्शन सी को आपको कैसे मास्टर करना है, ये हमें पता चलेगा इन दोनों को देखकर। पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है, कैन वी गेट 100% मार्क्स इन इंग्लिश। क्या हम इंग्लिश में 100% मार्क्स ला सकते हैं? डेफिनेटली ला सकते हैं आप 100 मार्क्स इंग्लिश में, ठीक है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो लैंग्वेज में फुल मार्क्स लेकर आए हैं। कैसे? क्योंकि पहले के ज़माने में ऐसा नहीं था, पहले नहीं होता था। पहले 98, 99 वाज परफेक्ट, ठीक है, परफेक्ट स्कोर था। लेकिन आज क्योंकि हमारे पास बहुत धमाकेदार सी स्ट्रैटेजीज हैं, आज ये पॉसिबल है कि आप 100 भी स्कोर कर सकते हैं। वैसे आपको अपना गोल 100 ही रखना है, ठीक है। 100 रखोगे तभी बेटा 96, 95, 96 जो है वो आते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको पता भी है। आपके बहुत सारे टीचर्स आपको बता चुकी हैं ऑलरेडी कि कम से कम अपना गोल 100 रखोगे तो ही जाके जो है 95 अबव जो है वो आपके आएंगे, 90-95 की लाइन में जो है आपके मार्क्स आएंगे। आगे, कैन वी गेट गुड मार्क्स इन इंग्लिश इफ आवर इंग्लिश इज नॉट गुड। जी हाँ, क्या करना है ये, इसके लिए मैं आपको सुनाती हूँ एक छोटा सा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, ठीक है। मैं आपको अपने एक फ्रेंड का एक्सपीरियंस बता रही हूँ, ठीक है। जब हम लोग 10th क्लास में थे ना, तो 10th क्लास में क्या था, हमारी क्लास में एक लड़का पढ़ता था,
ठीक है, बहुत ही कमज़ोर सा, बहुत ही छोटा सा बच्चा, ऐसे चश्मा लगा के जो है वो आता था और ना बड़ा छोटा सा लगता था वो। तो वो उसकी इंग्लिश अच्छी नहीं थी। अब कैसे अच्छी नहीं थी बता देती हूँ मैं। हमारी जो इंग्लिश की टीचर थी ना वो बहुत ज़बरदस्त थी। वो ये कहती थी कि सभी को क्लास में रीड करना है, वो सभी को खड़ा करती थी कि बच्चों चलो चैप्टर को रीड करो, ठीक है, और क्वेश्चंस भी बहुत सारे पूछती थी, सभी को मौका देती थी, ठीक है। तो उसका जब भी मौका आता था चैप्टर पढ़ने का तो वो अच्छे से चैप्टर को रीड भी नहीं कर पाता था, क्योंकि उसकी रीडिंग स्किल भी बिल्कुल बेटर नहीं थी, बिल्कुल अच्छी नहीं थी, ठीक है। वो हमेशा फंबल करता था, बहुत सारे ऐसे डिफिकल्ट वर्ड्स थे जिन्हें वो प्रोनाउंस भी नहीं कर पाता था, प्रोनाउंसिएशन उसकी अच्छी नहीं थी। दूसरा, जब भी मैम क्वेश्चन पूछती थी तो ही यूज्ड टू गो ब्लैंक, वो एकदम ब्लैंक खड़ा रहता था, उसको नहीं समझ में आता था कि मैं क्या जवाब दूं। टीचर हमेशा हमारी उन्हें कहती थी कि बेटा तुम्हें ना बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है बेटा, ठीक है, बहुत ज़्यादा अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करने की ज़रूरत है, ठीक है। भाई हो गया। अब क्या हुआ, रिजल्ट आया, बोर्ड एग्जाम हो गया, रिजल्ट आया। रिजल्ट के बाद जो है ना, हमने जब नोटिस बोर्ड पे अपना रिजल्ट देखा, ठीक है, तो क्या हुआ भाई, सारे बच्चे एकदम हैरान हो गए। सारे बच्चे क्यों हैरान हो गए, क्योंकि हमें क्या पता चला कि वही बच्चा जिसकी इंग्लिश बिल्कुल अच्छी नहीं थी, जिसे टीचर से हमेशा डांट क्या पड़ती थी, एक तरह से टीचर हमेशा बोलती थी, उस बच्चे के इंग्लिश में 98 मार्क्स आए। जी हाँ, हमारे स्कूल में उस टाइम 98 मार्क्स किसी के नहीं आए थे इंग्लिश में अभी तक, ठीक है। मैं बात कर रही हूँ 2008 की, बहुत साल पहले की बात कर रही हूँ। उस टाइम पे इतने अच्छे मार्क्स नहीं आते थे इंग्लिश में, उसके 98 आए। कैसे आए, सब लोग जो है ना एक तरह से अपना सर पकड़ के बैठ गए कि भाई इसके कैसे आ सकते हैं, चीटिंग करी है क्या इसने पेपर में, क्या किया इसने। हमने अपनी टीचर से बात करी और हमारी टीचर ने एक्चुअली में हमें यही एग्जाम्पल दिया, यही उसका कहा कि बच्चे को ना, इस बच्चे को अपना एग्जाम्पल बना लो। आप लोग जो बोलते हो आपके मार्क्स बड़े अच्छे हैं, आपके कितने आए, 80 85, उसके 98 आ गए। कैसे, प्रैक्टिस करके, मगअप करके। वो एक इकलौती टीचर थी इंग्लिश की जो हमें बोलती थी कि याद कर लेना चाहिए। जी हाँ, क्या याद करना चाहिए, ये नहीं कि एग्जैक्ट आंसर याद कर लो, क्योंकि अगर आप एग्जैक्ट आंसर याद कर लोगे तो जाके भाई आप पेपर में सोचोगे अरे यार ये वाला क्वेश्चन तो आया नहीं, क्या लिखूंगी मैं, ठीक है, मुझे इसकी 4 लाइनें थी, इसकी तो मुझे सिर्फ 2 ही लाइनें याद है। इंपॉर्टेंट कोट्स, कोटेशंस जो मैंने आपको बोला वो लिखो, ठीक है, वो लिख लिया, वो हो गया, आपका सॉर्टेड हो गया। मैंने आपको बोला पोएम का, पोएट्स का नाम, ऑथर्स का नाम, फॉर्मेट्स याद कर लिए, ये चीजें होती हैं मगअप करने वाली। वर्ड मीनिंग्स आपने मगअप कर लिए। दूसरा, आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन कौन से टेंस में दिया हुआ है, तभी मैंने आपको कहा टेंसेस क्यों इंपॉर्टेंट है। जिस टेंस में आपको क्वेश्चन दिया हुआ है उसी टेंस में आपको आंसर लिखना है। जी हाँ बच्चों, अगर ये कर लिया बहुत अच्छी बात हो जाएगी। जी हाँ, ये कर लिया तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। और दूसरा, क्या करना है आपको, टेंसेस इसलिए भी आने चाहिए क्योंकि टेंसेस हमें क्या सिखाते हैं, सिर्फ रूल सिखाते हैं क्या, जी नहीं। सिर्फ ग्रामर के लिए इंपॉर्टेंट है, नहीं, टेंसेस हमें सिखाते हैं सेंटेंस फॉर्मेशन। हमें सेंटेंस बनाना नहीं आता, क्या सिखाते हैं, टेंसेस ही तो सिखाते हैं। तो इसलिए सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो बच्चे सेंटेंस फॉर्मेशन सही नहीं कर पाते हैं उनके लिए मेरी रिक्वेस्ट है बच्चों, टेंसेस पे ध्यान दो। जिस भी टीचर का आपको समझ में आता है, जो भी वीडियो आपको अच्छी लगती है, आपने क्या करना है, हर एक टेंस को लेना है, उसका रूल याद करना है, रूल क्या है, फिर उसके यूजेस क्या हैं, आपने देखने हैं कि कहाँ कौन कौन से यूजेस हैं, और मैं डेली लाइफ में इन सेंटेंसेस को कहाँ देखती हूँ, ये सिचुएशंस मेरे साथ कहाँ होती हैं, मैं क्या क्या कर सकती हूँ, मैं कैसे इसे यूज कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, ये आपने जो है वो देखना है। अपने खुद के एग्जाम्पल्स अपनी लाइफ से, अपनी डेली लाइफ से, चाहे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री में, मैथ, कहीं पर भी आपने लिखना हो, कहीं पर भी, एसएसटी में, जी हाँ एसएसटी को पिक करिए ना, एसएसटी में तो कितने आंसर्स आपको बनाने पड़ते हैं खुद से, तो वहां आप देखिए कि वहां कौन सा टेंस लग रहा है, कैसे लग रहा है, रूल अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। जब भी टेंसेस पढ़ोगे क्या ध्यान रखोगे, रूल याद हो गया, यूजेस याद हो गए, जो ये सेंटेंस लिखा है क्या मैंने जो रूल पढ़ा है वो इसमें अप्लाई हो रहा है और कैसे अप्लाई हो रहा है, क्या मैं भी उसे कर सकती हूँ। जी हाँ बच्चों, टेंसेस हो गए और मैंने आपको बता दिया कि आपको क्या क्या मगअप करना है। अगर आपका ये सॉर्ट आउट हो गया, नोबडी कैन से दैट योर इंग्लिश इज वीक। क्या लगता है आपको, क्या उस बच्चे को कभी मुंह भर के कोई बोल पाया होगा कि तेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है? वो कहेगा मेरे 98 मार्क्स आए हैं बोर्ड्स में, सीबीएसई बोर्ड्स में, चीटिंग करके नहीं आया है, कैसे आया, मेरी खुद की काबिलियत से। बच्चों आपको पता है वो बच्चा, मैं नाम नहीं बताऊंगी आपको, नाउ ही इज माई फेसबुक एंड इंस्टाग्राम फ्रेंड, और मैंने आज देखा वो इंग्लिश का ही प्रोफेसर है। जी हाँ, वो इंग्लिश का प्रोफेसर बन चुका है। अभी आज से कुछ 3-4 महीने पहले ना अपने कॉलेज को वो एड्रेस कर रहा था, और क्या जबरदस्त उसने लाइंस बोली। उसने सिर्फ 2-3 मिनट की क्लिपिंग डाली हुई है, उसने नहीं, उसके किसी स्टूडेंट ने ही डाली हुई है उसको टैग करके, और
ये नहीं है, अब उसकी प्रोनाउंसिएशन भी बेटर हो चुकी है, सब कुछ बेटर हो चुका है। क्यों? क्योंकि उसने देखा कि मेरा कौन सा एरिया लैक करता है। वो बुरा नहीं मान के बैठ गया कि नहीं आती इंग्लिश, कोई बात नहीं भाई, मैं नहीं करूंगा, टीचर मुझे डांट देते हैं। उसने देखा कि मेरा ये एरिया जो है वो सही नहीं है, तो मुझे इसे ठीक करना है। उससे उसने देखा कि क्या फ़ायदा हुआ है, क्या बात है भाई, मुझे तो सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं करना आता था, मेरे तो 98 मार्क्स आ गए, मैं क्या नहीं कर सकता अपनी लाइफ में। यही सोचा होगा ना उसने, क्या नहीं कर सकता, चलो इंग्लिश को ही अपना दोस्त बना लेता हूँ। ये बात पता है ना आपको, आपके टीचर्स बोलते हैं ना, जिस चीज से सबसे ज्यादा डर लगता है, मैथ्स से डर लगता है, तो मैथ्स को डरा दो, इतनी बार प्रैक्टिस करो कि आप डर जाओ, मतलब मैथ्स ही डर जाए कि भाई इतनी बार प्रैक्टिस करते हैं। इंग्लिश से डर लगता है तो भाई इंग्लिश को अपना दुश्मन नहीं दोस्त बनाओ, ठीक है, इतना करो, इतना ज्यादा उसे प्रैक्टिस करो कि आपको वो कभी डरा ना पाए। ठीक है भाई, क्लियर हो गया फंडा? कितना बार करना है? वीक में सिर्फ 3 दिन मांगे हैं मैंने, 3 दिन ही देने हैं आपने, तो भी आप बहुत अच्छे मार्क्स जो है मेरे बच्चों लेकर आ पाएंगे। ठीक है, चलिए अब उसके बाद आते हैं इंपॉर्टेंट टिप्स। जी हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट लास्ट मिनट टिप्स जो है मैं करूंगी। मग अप अ फ्यू लेटर्स एज आई टोल्ड यू। ठीक है, ये जो मैंने भी आपको सारा अभी इतने पॉइंट्स बताया ना, उसका क्या एक तरह से है, आपके क्या की पॉइंट्स है इंपॉर्टेंट। मग अप अ फ्यू लेटर्स एज आई टोल्ड यू, मग अप करना है, फॉर्मेट को मग अप करना है, आपने एक एप्ट स्टार्टिंग और एंडिंग करनी है, और थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना मटीरियल, वोकैबुलरी जो है आपने मग अप करनी है। दूसरा, ऑथर ऑफ द पोएम चैप्टर सॉर्टेड है बॉस, ये हम लोग कर लेंगे। वर्ड मीनिंग स्पेशली ऑफ द पोएम्स, जैसे कि मैंने आपको बताया पोएम्स के स्पेशली वर्ड मीनिंग्स आपको अच्छे से याद होना चाहिए, और साथ साथ में उनका मेटाफोरिक मीनिंग, उनके पीछे जो छुपा हुआ मीनिंग है वो। पे अटेंशन टू योर हैंड राइटिंग। जी हाँ, अब आते हैं हम लोग अपने चौथे पॉइंट पर, पे अटेंशन टू योर हैंड राइटिंग। हैंड राइटिंग पर आपको फोकस करना है। हैंड राइटिंग पे आप कैसे फोकस कर सकते हैं? देखिए बच्चों, आपको, अब आप कहोगे कि मैम इतने बड़े हो गए, हम लोग क्लास 10th में हो गए हैं, हमारे पास टाइम नहीं है कि हम अपनी हैंड राइटिंग को इंप्रूव कर पाए। आप लोग कर सकते हो। सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि हाँ, आप कर सकते हो अगर आपके पास टाइम है। देखो, जब नोट्स बनाते हो तो भी ध्यान रखा करो कि मैं राइटिंग को सही रखूं, लेजिबल होनी चाहिए मेरी राइटिंग। ठीक है, दूसरा, नीट एंड क्लीन होना चाहिए आपका पेपर। राइटिंग बेटर होने का मतलब क्या है? मैं नहीं कहूंगी कि कर्सिव राइटिंग की कॉपी लेकर जो है वो बैठ जाओ और करने बैठो उसे, जी नहीं। आपने क्या करना है, नीट बनाने की कोशिश करना है। देखो, इंग्लिश का पेपर नीट लगना चाहिए। हर आंसर के बाद लाइन छोड़नी है, पता है आपको, लाइन छोड़नी है। ठीक है, लाइन छोड़नी है। अगर आपसे गलती हो जाए, ऑब्वियसली मैन, अगर हम लोग ह्यूमन बीइंग है, मिस्टेक्स तो करेंगे ही, तो आपने ना उस पे ऐसे जोर जोर से ऐसे ऐसे नहीं करना है। ठीक है, कई बच्चे क्या करते हैं, ऐसे ऐसे करके जो है ना उसे काट देते हैं, कई बार उसके ऊपर स्क्रैच कर देते हैं। ठीक है, नो, पुट अ सिंगल स्ट्राइक, एक सिंगल स्ट्राइक डालेंगे, पेपर उससे नीट लगेगा। ठीक है, आपने लाइंस छोड़ी है, नीटनेस आएगी। राइटिंग मैंने बोला इंप्रूव हो ना पाए, पेपर टाइडी लगना चाहिए। जी हाँ, जो इंग्लिश की टीचर होती है उसके लिए मेन चीज होती है टाइडीनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नीट एंड क्लीन आपका पेपर लगना चाहिए। अगर आपने लेटर जो है, आपका लेटर आपका एक में ही आ रहा है तो ठीक है, अगर 2 पेपर्स में आना है आपका, लेकिन जैसे यहाँ आपके आंसर्स खत्म हो रहे हैं, आप नेक्स्ट पे जाइए। ठीक है, लेटर को लिखने के लिए, ये नहीं कि यहाँ आधे पेपर में आपके आंसर्स खत्म हो गए तो आप यहाँ से ही लेटर को लिखना शुरू कर दो, जी नहीं, जस्ट टेक नेक्स्ट पेज ताकि वो नीट लगे, क्लीन लगे। नीटनेस पर ध्यान देना मेरे बच्चों, कोई नहीं रोक पाएगा आपको अच्छे मार्क्स लाने से। लास्ट में, मेक नोट्स इन योर ओन हैंड राइटिंग। जितनी भी अच्छी टीचर हो आपके पास, जितने सारे नोट्स आपको हैं, मेरी फ्रेंड बहुत अच्छे नोट्स बनाती है, खुद के नोट्स बनाओ। बोला ना, कोटेशंस, आपको जो इंपॉर्टेंट लग रहा है नोट डाउन कर लो। कितनी सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं, ये सारी चीजें आपने अपने खुद के हाथों से नोट करनी है। दिस इज नॉट ओनली फॉर इंग्लिश एग्जाम बट ऑल योर एग्जाम्स, चाहे वो एसएसटी ही क्यों ना हो, चाहे वो मैथ्स क्यों ना हो, चाहे वो आपका साइंस क्यों ना हो। मैथ्स में जैसे क्या करते हो, मैथ्स में क्या बोलते हैं आपको, याद थोड़ी ना करते हो आप सिर्फ, या मैथ्स को आप याद नहीं करते हो ना, लिख लिख के प्रैक्टिस करते हो। ये सिर्फ मैथ्स के लिए ही ट्रू नहीं है, ये सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री के फॉर्मूलाज के लिए या उनकी इक्वेशंस के लिए ही नहीं है। दिस इज ऑल्सो ट्रू फॉर रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स, कि जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना लिखोगे, उतना ही बढ़िया होगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप ये सारी के सारे टिप्स जो है वो फॉलो करेंगे, आई एम 100% श्योर कि आप लोग अच्छा जो है वो स्कोर कर सकेंगे। सभी सब्जेक्ट्स को आपने इक्वल जो है वो टाइम देना है।
ठीक है। बस इंग्लिश में मैंने आपको बता दिया कि आप वीक में 3 डेज दीजिए, 1.5 आवर जो है आपने देना है, एंड दैट वुड बी सफिशिएंट। ठीक है। इंग्लिश को जिस दिन आप लोग ले लेंगे ना कि ये जो इंग्लिश है ना, एक तो मेरा एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा, जो मैं थक गई हूँ फिजिक्स केमिस्ट्री कर करके, या थक गया हूँ, तो इसके लिए मेरा एंटरटेनमेंट हो जाएगा, और दूसरा मेरा वैसे भी जो है वो इंप्रूवमेंट होगा, सब्जेक्ट भी इंप्रूव होगा और मेरी पर्सनालिटी भी इंप्रूव होगी। ठीक है बच्चों, आई होप आपको मेरी सारी बातें जो है वो समझ में आ गई होंगी। चलिए बच्चों, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।